चलो पेज नंबर 536 पे आओ। तू इतना क्या पत्थर वत्थर डाल के लेके आई थी क्या बैग में? तीन ही चीज है। चलो कम टू पेज नंबर 536। उसमें देखो कल हम लोग ने पढ़ा था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। उसके बाद अभी आ जाओ सामने पेज नंबर 537 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके अभी उसमें देखो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये गवर्नमेंट 2020 में इसको मतलब इन्होंने लेके आया था। अब धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंट देखो ना इसमें होगा तो क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। अभी तक देखो तुम्हारे स्कूलिंग में है ना, यू गेव इम्पोर्टेंस टू 10th स्टैंडर्ड, यू गेव इम्पोर्टेंस टू 12th स्टैंडर्ड। लेकिन अब ये न्यू एनईपी आ जाएगा ना, मतलब इसमें चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे देखो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, मार्क करो इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले थर्ड, न्यू करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ये देखो क्या है, प्री स्कूल, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकेंड। तो ये 5 हो गया साल। मैं किधर पहुंचा, सेकेंड स्टैंडर्ड प्लस 3। तो मतलब सेकेंड के बाद फिफ्थ का इंपॉर्टेंस है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड प्लस 3। फिर 8th का इंपॉर्टेंस है एंड प्लस 4। फिर 12th का इंपॉर्टेंस है। तो 10th का इंपॉर्टेंस ये पॉलिसी आएगा तो खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, सेकेंड, फिफ्थ, 8, 12 इस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। पॉलिसी बना के हो चुका है, रेडी है, बट अभी इंप्लीमेंट होएगा, अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। देखो इंडिया में अब धीरे धीरे ये चीज़ भी ये लोग लेके आएंगे, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एजुकेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जैसे देखो चाइना में करंटली रूल क्या है, अगर तुम चाइना की कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तुमको एक कंपलसरी स्पोर्ट्स लेना ही है, कंपलसरी, एंड दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो टिल समझो तुम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हो तो तुमने वो स्पोर्ट्स कितने साल तक खेला? तुमने 12 साल तक वो स्पोर्ट्स खेला है। 12 साल अगर मैं एक स्पोर्ट्स खेलता हूँ ना, तो मेरी एफिशिएंसी वो स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी हो जाएगी। इन लोग का इंटेंशन क्या है, चाइना वालों का, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को स्पोर्ट्स आना चाहिए सो दैट कल ये लोग को ओलंपिक में भेज सकते हैं। इसके लिए देखना चाइना हमेशा टॉप 3 में होता है ओलंपिक्स मेडल लिस्ट में, क्योंकि उधर नंबर ऑफ प्लेयर्स इतने हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम वैसी है। अपने यहाँ पे और वहाँ पे देखो, अगर बच्चा पढ़ भी रहा है और स्पोर्ट्स में भी जा रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसाइड करेगा कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, प्रोफेशनल फील्ड में जाऊँ, कि मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में जाऊँ, वो डिसाइड करेगा। बट वो कोई भी फील्ड में जाएगा ना, वो दोनों में एक्सपर्ट है, वो किधर भी जा सकता है। यहाँ पे देखो कैसा है, अपने यहाँ पे तुम स्पोर्ट्स में जाओगे ना, तो स्पोर्ट्स अपने यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम माना जाता है, वो टाइम पास है। और अपने यहाँ पे लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स से क्या ही करियर बन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। बट ये चाइना में ऐसा रूल है। देन देखो उसके बाद आ जाओ 15th पॉइंट, इंक्रीजिंग GER इन हायर एजुकेशन टू 50%। इसका मतलब देखो क्या होता है, GER इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है, देखो अगर समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना 100 बच्चे, सेकंड में हो गए 98, तो क्वेश्चन आता है दो बच्चे किधर गए? तो समझो जो दो बच्चे फेल हो गए, तो 100 का 98, दो फेल हुए तो ठीक है। फिर सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड में हो गए 95, तो 3 बच्चे नहीं आए। 3 बच्चों में से समझो 2 बच्चे इसके लिए नहीं आए क्योंकि वो फेल हुए,
और एक बच्चा इसके लिए नहीं आया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको एजुकेशन छोड़ना पड़ा, तो गलत है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे जिसमें बच्चे लोग ने स्कूलिंग छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, उनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट करेगा, उसका स्कूलिंग का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगा। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी छोड़ के जाएगा उसको फिर से एनरोल कराने का स्कूल में, सो दैट वो बच्चा स्टडीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज तुम देखोगे ना, कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जो क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसके लिए देखो क्या लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे देखो, भले कोई भी जॉब छोटा नहीं है, बट अल्टीमेटली आज कुछ लोगों को रियलाइजेशन होगा कि पढ़ लिया होता ना तो ऐसा काम नहीं करना पड़ता, बराबर। बट अब उस लेवल पे जाके उस चीज़ का मतलब नहीं है। जब पढ़ना चाहिए था तब शायद कुछ लोग ने जेन्यूनली पढ़ना था, बट घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाए, और कुछ लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, चर्बी मस्ती, तो वो उनकी वजह से प्रॉब्लम है। बट गवर्नमेंट ये चाहता है कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल रीज़न की वजह से एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया का अभी भी लिटरेसी रेशियो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। लाइट बट टाइट रेगुलेशन का मतलब होता है बच्चों के लिए थोड़ा लिबरल रूल बनाना चाहिए, बट इतना भी लिबरल मत बनाओ कि बच्चा हवा में उड़े। थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, बट नॉर्मल भी होने चाहिए। देन आ जाओ पॉइंट नंबर 27, एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल मिशन फॉर द मेंटरिंग। इसका मतलब होता है, देखो कुछ लेवल पे ना कुछ बच्चों को पता है प्रॉब्लम क्या होता है, दे डोंट हैव एनी पर्सन टू गाइड अबाउट द करियर, और उसकी वजह से बेचारे ना गलत फील्ड में चले जाते हैं। जैसे देखो, मेरे को कॉमर्स में आना ही नहीं था, मेरे को जाना था आर्टिस्टिक फील्ड में, पेंटिंग एंड वो सब। हाँ, क्योंकि मेरा ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छा है, मेरे को उस फील्ड में जाना था, मतलब मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं था। हाँ, पढ़ाई में मैं अच्छा था, मेरे को इंटरेस्ट भी था, बट मेरा उस फील्ड में ज़्यादा दिमाग चलता है, अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे ना, मेरे टाइम पे इतना इंटरनेट, गूगल स्मार्टफोन ये सब इतना होता नहीं था। आज तो कहता मैं गूगल मारेगा, यूट्यूब पे देखेगा, 10 वीडियो मिलेगा, बराबर। बट उस टाइम पे इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो उस टाइम पे बस ऐसा था कि 10th हो गया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीन में से एक ही तो लेना ही है, बट कोई राइट डायरेक्शन में पर्सन गाइड करने वाला नहीं था। अगर उस टाइम पे मेरे को कोई मिलता तो आज ये फील्ड में मैं नहीं होता, मैं आर्टिस्टिक फील्ड में होता था। बट देखो, एक गलत पर्सन, मतलब एक पर्सन को सही तरीके से मेंटरशिप नहीं मिली ना, तो उसका इंटरेस्ट किधर था और वो आ किधर गया, बराबर। तो मेरा वो फील्ड था, बट वो फील्ड में कभी जाने ही नहीं मिला। अभी क्या, अभी तो एज अ हॉबी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कर सकते बट उसके लिए उतना टाइम देना पड़ता है ना। पेंटिंग मतलब कैसा है, वो पेशेंस का काम है, एक पेंटिंग बनाने में इतना टाइम लगता है, और अब वो पहले तो टाइम ही नहीं है, एक पेंटिंग बनाने में नहीं नहीं तो 30-40 घंटे भी लग जाते हैं, तो मैं हर रोज़ 1 घंटा भी निकालेगा तो 40 दिन लगेगा। बट वो फिर जो इंटरेस्ट होता है ना, कि बैक ऑफ द माइंड, अरे ये करना है, वो काम है, ये काम है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। बट वो फील्ड होता था, उस फील्ड में मैं जाता था, क्योंकि पता है स्कूल में वो एलिमेंट्री एग्जाम्स होती है। हाँ, मैंने वो भी दिया है, मैंने वो भी क्लियर किया है, तो मेरा ड्राइंग अच्छा था, बट कभी मैं जा ही नहीं पाया वो फील्ड के अंदर। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कोई पूछ लिया होता है या 10 जगह इधर उधर इनको निकाले था, शायद कुछ अलग होता, बट ठीक है। आज के ज़माने में ये नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ। आज तो यार इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है यार, तो आज के ज़माने में कोई बच्चा गलत फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तुमको भी देखो, तुमको जो फील्ड में इंटरेस्ट है तुम उधर जाओगे ना, तुम खुद एक्टिवली काम करोगे, लेकिन ज़बरदस्ती वाली फील्ड में जाओगे ना, तुमको बहुत कंटाल आएगा। जैसे देखो, जब मैं एजुकेशन वाला फील्ड में आया ना, प्रोफेशनल डिग्री लिया ना, तो एक डिसाइड किया था कि मैं जॉब तो नहीं करेगा, क्योंकि मेरे से वो 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं होता है, मेरे को तो बहुत कंटाल आता है एक जगह पर बैठ के काम करने को। वो डिसाइड किया था कि वो तो नहीं करना है, तो सेकंड ऑप्शन था ये। मैंने काम भी किया है कॉर्पोरेट में, 12-12 16-16 घंटे जॉब भी किया है, बट वो ना ऐसा लगता है यार इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। लेकिन इधर अगर आज मैं 16 घंटे लेक्चर लेता हूँ ना, मेरे को कभी बोर नहीं होता है, 12 घंटे लेक्चर लेगा ना, कभी बोर नहीं होएगा। हाँ, ऐसा थकान लगता है, बट बोर कभी नहीं होता है, बट क्योंकि वो इंटरेस्ट है फील्ड में।
तुम भी देखो, तुमको जो चीज़ में इंटरेस्ट है ना, जैसे रील्स देखने में, तुम कितना घंटा भी रील देख सकते हो, है ना, तो उसमें बोर नहीं होएगा कभी ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट देखो, 29 पॉइंट, अचीविंग 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। इंडिया में आज भी, अच्छा लिटरेसी का मतलब होता है ऐसा नहीं कि नॉलेज होना चाहिए, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ने लिखने आना चाहिए। तो इंडिया में अभी टारगेट हम लोग क्या रख रहे हैं कि 100% होना चाहिए, कि जितने भी एडल्ट 18 एंड अबव सब 100% लिटरेट होने चाहिए। उसके बाद मार्क करो, नहीं बस इतना ही मार्क करो चलेगा। देन आ जाओ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पूरा कट कर दो। नेक्स्ट आ जाओ सीधा पेज नंबर 540। उसमें देखो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है, उसमें देखो नीचे 5 ईयर प्लान है, मिला? ये 5 ईयर्स प्लान है ना, बहुत है। देखो 10th 11th प्लान है नेक्स्ट, बराबर। ये इसमें से मत पढ़ना, मैं लिखा रहा हूँ, वो लिख लो। चलो टाइटल दो, 5 ईयर प्लान्स। अच्छा सुन लो, 5 ईयर प्लान है ना, ये है क्या, पहले उसका स्टोरी सुन लो। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ ना, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि देखो अब तो भाई अपना ग्रोथ खुद ही करना पड़ेगा। अब तक ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, ब्रिटिशर्स का था। अब वो तो गए, अब अपना भला खुद करना है। तो इन्होंने क्या किया, 5-5 साल के प्लान बनाए। पहला 5 साल में इतना करेंगे, देन वो 5 साल खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे किधर पहुंचे, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बनाएंगे, फिर वो खत्म होएगा, फिर थर्ड बनाएंगे। वैसे करते करते इन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, सो लिखो, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ब्रैकेट में ईयर लिख लो, 1951 to 56। अच्छा अभी इसके अंदर है ना 3-3 4-4 पॉइंट्स हैं सब में। चलो तो पहला लिखो, प्राइम मिनिस्टर was जवाहरलाल नेहरू। Second, agriculture was the most important sector। एग्रीकल्चर was most important sector, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर को दिया था। थर्ड, दिस प्लान was based on Harrod Domer model, HARROD, Harrod Domer, DOMAR। एक फॉरेनर था, उससे हेल्प लेके बनाया था। अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखो, टारगेट 2.1, टारगेट 2.1। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अचीव्ड 3.6, अचीव 3.6। तो देखो प्राइम मिनिस्टर कौन था इस 5 ईयर प्लान में, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन से बेस पे मॉडल था, हैरड डॉमर मॉडल, बराबर। मेन प्रायोरिटी किसको दिया गया था,
एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडिया ने है ना टारगेट रखा था कि इस 5 साल में ना 2.1% ग्रोथ करके दिखाना है कम से कम, और इंडिया ने अचीव कितना किया? 3.6। तो मतलब जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया ने किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकेंड 5 ईयर प्लान। 56 to 61, 56 to 61, 5 5 गिनते जाओ। इसमें लिखो दिस प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय दिस प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय महालानोबिस, MAHALANOBIS, महालानोबिस। ये भाई साहब है ना स्टैटिस्टिशियन था, इंडिया का वन ऑफ द ग्रेट स्टैटिस्टिशियन, जैसे हम बोलते हैं मैथ्स सबसे पावरफुल होता था वो रामानुज का, जैसे आइंस्टाइन बहुत बड़ा स्कॉलर था, जैसे स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में ये इंडियन सबसे बड़ा बोलते ना नॉलेजेबल पर्सन था, तो उसने ये 5 ईयर प्लान्स बनाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लाइन में लिखो टारगेट 4.5% achieved 4.27%, तो अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, अभी ना तुमको क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो कि कौन सा 5 ईयर प्लान महालानोबिस ने ड्राफ्ट किया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कहाँ पे इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दिया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो ऐसा सब क्वेश्चन आएगा इधर से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड 5 ईयर प्लान 61 to 66। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी was given to production of wheat। Priority was given to production of wheat। अभी लिखो टारगेट, इसमें एक ही पॉइंट है 5.6। अब देखो ऊपर 5 ईयर प्लान में कितना टारगेट रखा था? अभी एकदम ऊपर नहीं बे, 4.5। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर हम परसेंटेज हाई करेंगे कि लो करेंगे? हाई करेंगे। इसके लिए कितना कर दिया हमने? 5.6% किया, लेकिन अचीव में लिखो ज्यादा होएगा कम होएगा? कम होएगा कि ज्यादा होएगा? हाँ, ज्यादा होएगा। देखो 2.4%, सिर्फ इतना ही अचीव हुआ, बिकॉज उसके फेलियर के बहुत सारे रीजंस थे इसमें। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज होता था, तो ये सब रीजन की वजह से इतना प्लान सक्सेसफुल तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखो ये जो प्लान बना ना उसमें इन्होंने क्या किया, 66 तक तो प्लान बनाया। अब प्रॉब्लम ये था कि देखो ऊपर वाला प्लान सेकंड प्लान फेल हुआ, थर्ड प्लान फेल हुआ, तो ऐसा कंटिन्यूस फेलियर दिखा ना, तो इंडिया ने बोला एक काम करते अभी ना प्लान नहीं बनाते, ब्रेक लेते। तो इन्होंने ब्रेक लिया, तो 66 से लेके 69 तक प्लान नहीं बने। बट प्रॉब्लम ये है तुम बिना प्लान के कंट्री कैसे चलाओगे?
तो उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया, मिनी प्लान जिसको बोलते हैं, जो 3 साल का है, ठीक है। सो उसको नाम दिया था उन्होंने प्लान हॉलीडे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो प्लान हॉलीडे 66 to 69। इसमें लिखो फर्स्ट, इंडिया कंडक्टेड वॉर विथ चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट लिखो इंडिया फेस्ड ड्रॉट। इंडिया फेस्ड ड्रॉट मतलब देखो ये प्लान हॉलीडे में सब बुरे दिन देख लिए। इंडिया ने चाइना के साथ भी लड़ाई कर लिया, इंडिया ने पाकिस्तान से भी लड़ाई कर लिया, ड्रॉट भी देख लिया, सब कुछ हो गया। इसमें से जो 2 वॉर हुआ था ना, एक इंडिया जीता था, एक इंडिया हारा था। कौन सा हारा था? चाइना वाला हम लोग हारे थे, पाकिस्तान वाला जीते थे। नेक्स्ट लिखो फोर्थ 5 ईयर प्लान। सिक्सटीन 69 to 74। 69 to 74। उसमें लिखो इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट लिखो 14 बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड। 14 banks were nationalized। Next लिखो green revolution started। revolution started। नेक्स्ट लाइन में लिखो टारगेट 5.6% अचीव्ड 3.3%। चलो नेक्स्ट लिखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 to 78। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 to 78। हाँ 79। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट। अच्छा अब ये प्लान के अंदर है ना, इंडिया ने कुछ नए नए प्रॉब्लम फेस करना चालू कर दिया। सबसे पहला नया प्रॉब्लम इंडिया ने देखा अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा सबसे नया प्रॉब्लम इंडिया ने फेस किया यहाँ पे पॉपुलेशन। मतलब फिफ्थ 5 ईयर प्लान से इंडिया को समझ गया ये इंडिया की बैंड बजाएगा आगे चल के। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर भी हम कंट्रोल में कुछ लेके आए, बट जो सेकंड प्रॉब्लम है ना पॉपुलेशन, ये इंडिया कौन से ईयर से ट्राई मार रहा है? 4। ये क्या आ गया? 23। ऑलमोस्ट 40 साल आज भी कंट्रोल में नहीं है। ऑल थैंक्स टू ऑल इंडियन, है ना, एकदम पागल के जैसा हरकतें कर रहा है। हाँ उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता था, वो आज कम हो चुका है, बट इट इज स्टिल अराउंड 8%। 8% का जो पब्लिक है वो आज भी इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। मतलब सोचो अनएम्प्लॉयड भी पता है कैसा, दे हैव अ डिग्री, दे हैव अ क्वालिफिकेशन, बट स्टिल दे डोंट हैव अ जॉब। ये सिचुएशन है। और पॉपुलेशन तो पता है हमारा रैंक क्या है? फर्स्ट है, जो हम लोगों ने 2023 में न्यू ईयर में ही अचीव किया, बराबर। पहले सेकंड थे, अब फर्स्ट आ गए, और अब हमेशा फर्स्ट ही रहेंगे। अपने को कोई हरा नहीं पाएगा इसमें। क्या है? चाइना का तो कैपेसिटी नहीं है अपने को हराने का। अभी इंडिया फर्स्ट हो गया और अब हमेशा फर्स्ट रहेगा।
कोविड देखो फुल टाइम पास किया ना लोगों ने घर पे बैठ के, तो क्या हो गया? देखो, इंडिया फेस टू मेजर इश्यूज, that is unemployment and population. Next लिखो, India started a campaign of, India started a campaign of गरीबी हटाओ। हाँ, देखो, इंडिया इस टाइम से गरीबी हटाओ बोल रहे हैं, 40 साल हो गया, ये भी नहीं हटाए। और उसका वन ऑफ द रीजन है पॉपुलेशन। अगर इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है ना, या कम होता है ना, तो इंडिया पॉवर्टी जैसी सिचुएशन को खत्म कर सकता है। बट इंडिया में ये खत्म नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन नंबर जो बढ़ रहा है। पहले सबको पैसा दे दो। देखो, पैसा दे देंगे ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं तेरे को ऐसे ही 10 लाख रुपया दे दूं, तो तू काम क्या करेगी? तू कितना देने का? देख, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो पर्सन पॉवर्टी लाइन में है, गरीबी में है, चलो गवर्नमेंट सोचता है कि चलो उन सबको पैसा देते हैं, तो हर बंदा खुद को पॉवर्टी दिखाएगा, तो पैसे के लिए लाइन लगेगा। जैसे बीच में ना एक गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम निकाला था कि जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है ना, तुम्हें ना गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करोगे ना, फिर एवरी मंथ तुमको 1,000 रुपया गवर्नमेंट देगा, क्योंकि तू अनएम्प्लॉयड हो, तुम्हारा इनकम नहीं है ना, तो गवर्नमेंट तुमको पेंशन देगा बिकॉज तुम्हारे पास जॉब नहीं है। तो जो लोग जॉब कर भी रहे थे ना, वो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं। कितने लोगों का डिटेल्स चेक करोगे तुम? मैंने ऐसा डाला, गवर्नमेंट ने वेबसाइट में एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में ऐसा लिखा था, डू यू हैव एनी जॉब? आंसर क्या आना चाहिए था? नो। मैंने उधर नो ही टाइप किया। कौन देखने आ रहा है? और अगर ऐसा लिखा था कि डू यू हैव एनी जॉब, तो यस तो मैं लिखूंगा ही नहीं, नहीं तो मेरे को पैसा कैसे मिलेगा? बराबर। तो अच्छी चीज गवर्नमेंट ला रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट पब्लिक, उसका मेंटालिटी। जैसे बीच में इंडिया ने, रेलवे ने कौन सा एक ट्रेन चालू किया था, वो ट्रेन था ना, एसी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन था, एसी सिटिंग चेयर, हर एक चेयर के आगे जो सीट होता है ना, उसके पीछे एलईडी स्क्रीन, एलसीडी टीवी छोटा विथ हेडफोन, जो तुम यूज कर सकते हो ट्रेन में बैठ के, दिया था ये ट्रेन में। ये ट्रेन जब पहुंचा ना डेस्टिनेशन पे, फिर वहां से जब निकला ना, स्क्रीन वीन हेडफोन हेडफोन सब गायब। और वो तो छोड़ो, जो अच्छे नल ट्यूबलाइट पंखे लगाए थे ना, वो भी उखाड़ लिए थे पब्लिक ने। करते लोग, निकाल लिया। उसके लिए सीट फाड़ना पड़ा तो सीट फाड़ दिया। किसका यूजेज? अबे सीट फाड़ के तो निकाल सकता है ना, और चल टीवी नहीं निकाला, हेडफोन निकाल लिया। फिर स्क्रू ड्राइवर। वो ऐसा पब्लिक होता है, अभी क्या बोलने का फिर? तो वो ट्रेन फिर बाद में इंडिया ने बोला कि भाई इंडियन पब्लिक को ऐसा सब देने का मतलब ही नहीं है, ये पागल लोग हैं। बट ट्रेन में तो कैसे ये डिसाइड करेगी? हाँ, अपर क्लास वालों को इसके लिए तुम देखोगे ना, अभी जैसे मैं अभी कहाँ गया था, इधर गया था, कच्छ गया था मैं, तो मैंने 2 टायर एसी बुक किया।
एसी। तो जब टिकट ट्रेन का एसी बुक किया ना, तो उसमें वो लोग है ना पिलो और ब्लैंकेट देते हैं। सोचो लोग ब्लैंकेट है ना बैग में डाल के लेके जाते हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं पता है, जब ट्रेन रुकने वाला होता है ना लास्ट स्टेशन पे, उसके 1 घंटे पहले आके कलेक्ट करते हैं फिर। लेकिन मैं सोचो इधर उधर लेके छुप गया, भाग गया, कहाँ ढूंढने आएगा वो मेरे को। सोचो ऐसा सब करता है। क्या क्या। हाँ हाँ। नहीं, देखे तो मैंने भी नहीं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट इतने अच्छी चीज लोगों को नहीं देता है। हाँ। अभी जैसे देखो बीच में इधर अभी भी चल रहा है ये, स्टेशन पे फ्री वाईफाई है, पता है। तो मेरा जो एक स्टूडेंट है ना, वो आईटी स्टूडेंट था काफी टाइम पहले। उसको अच्छा खासा नॉलेज था। भाई साहब क्या करता था पता है, स्टेशन पे बैठा रहता था 4 4 5 5 घंटे, पिक्चर सब डाउनलोड मारता है। क्योंकि घर पे वाईफाई था नहीं, तो डेटा खत्म हो जाता है, तो सब पिक्चर उधर बैठ के डाल। तो बोरीवली स्टेशन पे 4 4 5 5 घंटे बैठता है, और फिर सब डाउनलोड करके 2 3 पिक्चर फिर घर पे आके देखता है। 2 3 दिन का जुगाड़ हो गया, फिर वो पिक्चर डिलीट मारेगा, नेक्स्ट दिन वापस 3 दिन के बाद फिर से बोरीवली स्टेशन 4 घंटा बैठेगा, फिर नए 3 पिक्चर डाउनलोड मारेगा। जो ऐसा सब करता है पब्लिक, क्या बोलने का फिर अभी। मतलब अच्छी चीज दे रहा है ना गवर्नमेंट, तो मतलब ही नहीं है उस चीज का। इसके लिए पब्लिक को अच्छा चीज इंडिया में नहीं देना चाहिए, ये सब खराबी करेगा। तो वो ट्रेन उन्होंने बंद कर दिया फिर कि भाई ये ट्रेन नहीं कंटिन्यू कर सकते। और यूपी बिहार साइड तो देखने का अलग लेवल चोरी होता है। उन्होंने पता है अभी बीच में आया था, ट्रेन का इंजन चुरा लिया पूरा। हाँ, ट्रेन इंजन चुरा लिया। बीच में कश्मीर में हुआ था वो, तो अलग कश्मीरी था शायद, अलग लेवल के चोर थे। एटीएम में गए, एटीएम मशीन तोड़ने का ट्राई किया, कैश निकालने गए, टूटा ही नहीं, तो पूरा मशीन उठा लिया और घर पे लेके आए। घर पे लेके आए तो पता चला ये तो पासबुक अपडेट करने का मशीन है। ये कैश मशीन है ही नहीं, एटीएम है ही नहीं। तो कितने शरीफ लोग वापस रखने गए, और रखने गए तब पकड़े गए। सोचो, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट पता तो चले क्या उठाना है मेरे को। अरे टेम्पो वेम्पो लेके आए थे, उठा के लेके गए, सोचो। हाँ, और पकड़े गए कब, वो मशीन रखने गए थे बेचारे। नेक्स्ट लिखो, इंडिया इंट्रोड्यूस हाईवे सिस्टम। और नेक्स्ट लिखो टारगेट 4.4 एंड अचीव्ड 4.8। नेक्स्ट लिखो 80 to 85। कौन सा नंबर का प्लान है ये, 6। 80 to 85, 4.8। इसमें लिखो फैमिली प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट पॉइंट है ये। मतलब फैमिली प्लानिंग मतलब यहाँ पे सिखाया जाता था, हम दो हमारे दो, उतना ही प्लान करो, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ जाना। बट किसी ने सुना ही नहीं वो सब चीज़। लॉ नहीं थे, पॉपुलेशन उस टाइम पे इतना नहीं था, बट कैसा था उस टाइम पे, पॉपुलेशन कम ही था। बट एज अ कपल अगर तुम देखोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होने चाहिए, एक या मैक्स दो। ये वो टाइम था जहाँ पे एक एक फैमिली में ना 6 7 8
4 5 ये लेवल पे बच्चे होते थे। गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम 2 पैदा करो, ये लोग 4 5 ही कर रहे हैं, उससे नीचे तो जा ही नहीं रहे। तो सोचो पॉपुलेशन किधर जा रहा है। अगर उस टाइम पे लोगों ने कंट्रोल किया था ना, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी में देखना, तेरा ना दादा के साइड के 13 लोग हैं, दादा के 13 बच्चे हैं। 9, मेरे भी दादी 10 बच्चे, नानी 6 बच्चे। देखो, और उस जमाने में दादा दादी के नंबर्स देखना और आज के जमाने के नंबर्स देखना, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स की देख लो, 1 2 3, उससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा है। जैसे मेरे मॉम डैड 2 बच्चे, मेरा भाई तो 1 पे ही आ गया, बराबर, मैं तो 0 पे ही है, मेरा तो स्कोर ही नहीं खुल रहा है क्योंकि मेरे को तो चाहिए ही नहीं। तो कैसा है ना सिचुएशन, देखो उस टाइम पे जो 10 10 8 8 पैदा कर रहे थे ना, अगर इस टाइम पे ये 2 2 करते ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने सोचा नहीं, उस टाइम की मेंटालिटी पता है क्या होती थी, जितने बच्चे उतनी इनकम। हाँ, तो 10 बच्चे हैं ना, तो तरह से इनकम आएगा ना, तो पैसा ही पैसा होएगा, ऐसा ये लोग सोचते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो 10 बच्चों को कैपेबल बनाने के लिए पहले उतना पैसा डालना भी तो पड़ेगा ना, तब तक तो तुम भिखारी हो जाओगे क्या। हाँ, वो तो अलग ही रहे। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते थे उस टाइम पे, अगर वो लोगों ने सेंसिबली डिसीजंस लिया होता ना, तो जितना पॉपुलेशन इंडिया का नहीं बढ़ता, बराबर। बट ठीक है, वो हो गया, 10 10 बच्चे पैदा हो गए सबके। देखो एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो इनफैक्ट पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जॉब्स भले कम थे, बट उस टाइम पे अगर इंडिया थोड़ी फैमिली प्लानिंग स्ट्रिक्ट तरीके से करता ना, तो ये लेवल नहीं आता था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया होता ना कि तीसरा बच्चा आएगा ना, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं बनेगा, ऐसा सब कुछ बंद हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन ही कट कर देंगे। फिर देखो कैसे लाइन पे आते हैं लोग। अभी नहीं करेंगे ना, प्रॉब्लम ये है। अगर अभी किया, मोदी ने ऐसा बोला ना, 2 बच्चे से ज्यादा पैदा किया ना, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी वोटिंग का कनेक्शन वनेक्शन काट दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम 2014 में इलेक्शन आएगा, मोदी को कोई वोट ही नहीं देगा, वो तो बेचारा घर पे बैठ जाएगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद वो निकलना नहीं चाहता है। तो अदरवाइज देखो, अगर ऑनेस्टली अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाएगा ना, करंट गवर्नमेंट को, ये बहुत कुछ करेगा। बट द प्रॉब्लम इज पब्लिक नहीं करेगा। जैसे देखो पॉपुलेशन कंट्रोल में ये लोग लेके आ सकते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम में चलता है ना, ओबीसी बीसी कैटेगरी, ये हट सकता है, बट ये भी नहीं करेगा कोई। ये सब प्रॉब्लम्स है। रेपिस्ट को स्ट्रिक्ट पेनल्टी, ये भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये सब किया ना तो प्रॉब्लम ये है कि फिर गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बहुत गाली खाएगी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो पक्का हारेगी। जैसे बीफ बैन कर दिया, गाय का मांस, तो देखो कितने लोग एंटी मोदी हो गए कि गाय का मांस क्यों बंद कर रहे हो, वो हमारा फूड है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि उसको छोड़ के तुम्हारे पास फूड ऑप्शन बहुत है ना, ऐसा नहीं है ना कि एक ही ऑप्शन है और वो भी मैंने बंद कर दिया। तुम्हारे पास 100 चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ छोड़ दो, 99 खाओ। तुमको वो एक ही क्यों खाना है, और वो भी अगर किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट है उधर, तो क्यों खाना है उसको फिर। किसी की रिलीजियस रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो। केरला साइड तो बहुत चलता है, वहाँ पे तो नॉनवेज, और वहाँ पे बीफ बहुत चलता है। साउथ इंडियन मुस्लिम्स, उसमें भी मुस्लिम्स हैं, वो लोग बहुत खाते हैं उधर, आज भी खाते हैं। इसका फ्लड के क्या क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या क्या।
तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है रे। हुआ होगा बट वो कोइंसिडेंस है कि वो होने के बाद ऐसा हो गया। कितने हुए प्लान्स? 6 ना। ओके 1.2 हुआ ना 6 का। नेक्स्ट लिखो। वो जबरदस्ती वाला वो तो गलत था ना रे। ये कर सकते हैं कि जो भी पर्सन है ना बच्चे पैदा नहीं करेगा ना गवर्नमेंट जॉब उसको। नहीं मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, या तो एक ही बच्चा है ना उसको ही गवर्नमेंट जॉब, या तो 9 बच्चा या एक बच्चा उसको ही गवर्नमेंट जॉब, बाकी किसी को नहीं। बच्चे ही नहीं होंगे तो हाँ ये आना चाहिए एक्चुअली, इंडिया में जरूरत है। बट इंडिया में ऐसी अच्छी चीज करने जाएंगे ना तो गवर्नमेंट गाली खाता है, इसके लिए इंडिया में लाते नहीं है अच्छी चीज। अभी जैसे देखो मुस्लिम में 4 शादी अलाउड है, हिंदू में 1 शादी अलाउड है। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मुस्लिम की 4 शादी एक को कर रहा है कि एक ही शादी अलाउड करेंगे, तो मुस्लिम को क्या लगेगा, हाँ कि ये हमारे रिलीजन को हिंदू बना रहे हैं। कुरान में भी वो तो अब हिंदूज में भी कितने लोग करते हैं। हाँ मामा की, अपने हिंदू में भी होता है, जैसे मामा की लड़की से शादी होती है, होती है। कौन सा लिखा लास्ट, क्या लिखा पॉइंट? ओके नेक्स्ट लिखो। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू प्राइस कंट्रोल ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, प्राइस कंट्रोल ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। 6 है ना ये। लिखो टारगेट 5.2 अचीव्ड 5.7। नेक्स्ट लिखो 85 to 90, 7th 5-year प्लान 85 to 90। इसमें लिखो राजीव गांधी वॉज पीएम, सेकेंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखो टारगेट 5 अचीव 6। नेक्स्ट लिखो 8 92 to 97, इसमें बीच में 2 साल का गैप है, इसके लिए 92 से चालू होता है, 92 to 97। उसमें लिखो इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO in 95, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO, WTO is World Trade Organization of WTO on 95। Next priority was given to employment generation, tourism, infrastructure, etc.
इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। टारगेट लिखो 5.6, अचीव लिखो 6.8, नेक्स्ट लिखो 9, 5 ईयर प्लान 97 से 2002, 6.8, 9th 5 ईयर प्लान 97 से लेके 2002, उसमें लिखो अटल बिहारी वाजपेयी वॉज प्राइम मिनिस्टर, prime minister. Second, elimination of poverty was priority. Elimination of poverty was priority. Next, लिखो target 7.1, achieved 6.8. achieve 6.8. Next, 10th 5 year plan 2002 to 2007. आगे प्रॉब्लम था, उसमें लिखो नेक्स्ट में उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो प्रायोरिटी वाज गिवन टू डेवलपमेंट in the field of education. Second, reduction in poverty. Reduction in poverty. Target लिखो 8.1, achieve 7.6. और लास्ट लिखो 11th 5 year plan. उसमें लिखो फर्स्ट रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी. रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी. Second, priority of providing clean water. Priority of providing clean water. Next, plan was prepared by Rangarajan. Rangarajan ये भी एक फेमस इकोनॉमिस्ट था, उसने बनाया. टारगेट लिखो 9, अचीव लिखो 8. अभी देखो लास्ट वाला जो है, रुको रुको रुको, लास्ट कौन सा लिखा अभी 11th. बस उसके बाद है ना, देखो ऑलरेडी हम लोग 2012 पे आ गए. हाँ, अभी देखो इन्होंने क्या किया, सुन लो ध्यान से. ये जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे ना, इसको बनाने वाला था प्लानिंग कमीशन. क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन. वो प्लान को बनाता था. प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 1950 में. कब बनाया था? 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया था. उसका काम क्या था? इंडिया के 5 ईयर प्लान्स बनाना. 2012 के बाद जब 12th 5 ईयर प्लान बना 2017 तक था, लेकिन उसमें ना कुछ कांड हो गए.
2012 का जब स्टार्ट हुआ ना ईयर, तब 12th 5 ईयर प्लान चालू हुआ। 2014 में ना इलेक्शन आया और इलेक्शन जीता मोदी। मोदी ने आते ही पता है क्या किया? प्लान कौन बना रहा था? प्लानिंग कमीशन। मोदी ने प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया कि आज के बाद प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा। तो जो प्लान्स है वो गया खड्डे में, समझा? तो वो प्लान ऐसा था ना, बनाया था, बट 2 साल में प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर जब भी नया आया, कौन? गवर्नमेंट नया आया, प्राइम मिनिस्टर नया आया, तो जो प्लान बनाता था तुमने उसको ही उड़ा दिया, उसके साथ तो उसके प्लान भी उड़ गए। 2014 के बाद खत्म हो गया सब कुछ। इसके बाद देखो 2017 के बाद कुछ नहीं है आगे। तो ऐसे और 5 ईयर प्लान्स होने चाहिए थे, लेकिन अब ये नहीं मिलेगा तुमको, और ये अब कभी आएगा भी नहीं। क्योंकि नहीं, इनको क्या लगता था मोदी गवर्नमेंट को कि जो प्लानिंग कमीशन काम करता था ना, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। तुम देखोगे ना मेजॉरिटी ऑफ द प्लान में एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, बस इतना ही चीज है, बराबर। और कुछ किया ही नहीं। मतलब तुमको एक चीज को सॉल्व करने के लिए 30-40 साल लग रहे हैं, तो फिर कैसे कंट्री का ग्रोथ होएगा? लेकिन 2014 के बाद देखो पूरा सिनारियो चेंज हो गया। कभी 2014 के पहले स्टार्टअप्स को भाव नहीं दिया, अब देखो स्टार्टअप्स को भाव दे रहा है। 2014 के पहले इंडिया कभी ओलंपिक में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता था, आज देखो वो भी करते हैं। 2014 के पहले इंडिया के फॉरेन रिलेशंस अच्छे नहीं थे, आज देखो क्या लेवल पे है। 2014 के पहले इंडिया का स्पेस मिशन जो होता था, मून मिशन, ये सब हम लोग करते थे, वो इतना कभी अच्छा था नहीं। 2014 के बाद देखो वो भी कितना अच्छा हो गया। मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रहा था 2014 के बाद? दुनिया जिधर जा रही है ना, तुम वो लेवल का सोचो ना। तुम साला अभी भी गरीबी हटाओ, पॉपुलेशन, यही सब में तुम रह गए। इसके लिए कंट्री का कभी ग्रोथ नहीं हुआ। ये लोग ने सोचा देखो वो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड दुनिया कहाँ जा रही है वो भी तो देखो। दुनिया चांद पे चली गई, हम गरीब कर रहे हैं, तो कहाँ मैच कर रहे थे? तो इसके लिए फिर धीरे धीरे चीज़ें बहुत चेंज हो गई 2014 के बाद। 14 के बाद हमने चंद्रयान मिशन कर दिया, हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड में एक ही रॉकेट के थ्रू हमने कुछ 104 या 5 सैटेलाइट भेजे थे, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो किया। 2014 के बाद स्टार्टअप्स देखो कैसे आ गए। देखो कितने स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जोमैटो, इतने स्टार्टअप चालू हुए। 2014 के पहले ये भी नहीं होता था, बराबर। 2014 के पहले इंडिया के इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं चलते थे, अब देखो प्रोजेक्ट्स चालू हो गए। 2014 के बाद देखो मेट्रो बन गया, बराबर। और ये हाईवे वाला मेट्रो ट्रैवल किया है कभी? है ना? मतलब एक ऐसी चीज जो इंडिया का एक ट्रैवलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आज, पहले कभी ये नहीं हुआ, बराबर। तो ये सब इश्यूज थे। अब देखो अब सिनारियो बहुत चेंज हो गया। अब ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड कर रहा है ना वो लेवल पे हम भी काम कर रहे हैं। हमें स्पेस मिशन इतना अच्छा हो गया, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आए। एक लेवल था 2018 या 19 में, इंडिया का रैंक था 3rd रैंक, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में हमने दिए। सोचो हमारे पास कितना टैलेंट है, बट 2014 के पहले इतना ज़्यादा कभी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं, बराबर। ये सारे 5 ईयर्स प्लान के अंदर देखो कुछ ना कुछ किधर किधर है। महालानोबिस कौन से प्लान बनाया था? सेकेंड बना था। फिर इंडिया का वॉर कौन से ईयर के आसपास हुआ था विद चाइना? ईयर 66 to 69। और एक चीज, ये ईयर लाइन से याद होना चाहिए, याद रहेगा कभी? अरे आज ही कर डालो, देखो बहुत इजी है रे, कुछ नहीं है। 51 to 56, 56 to 61, 61 to 66, 69 to 74, 74 to 79, 80 to 85, 85 to 90, 92 to 97, 97 to 2002, 2 to 7, 7 to 12, खत्म। कुछ नहीं है, जो ईयर पकड़ रहे हो 5 5 5 ऐड करते जाओ, बस खाली किधर गैप देना है वो ध्यान देना। 66 से 69 में गैप देना है, देन 79 to 80 गैप देना है, ठीक है। फिर 90
85 85 टू 90 92, हाँ 90 से 92 गैप देना है, 3 गैप याद रखो, बाकी तो लाइन से ही जाना है। एक बार पढ़ लो सारे प्लान्स, एक बार रिवाइज करते हैं। हो गया, क्या बात। उसको भी रूलिंग क्या रनिंग प्लान वो लोग ने बोला था कि 1 साल का उन्होंने ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फेलियर। टारगेट ठीक है, इतना मत करो चलेगा, टारगेट मत करो चलेगा। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था वो, थर्ड, उसका एमसीक्यूज कर ले, आएगा। बोलो, जय माता दी करना है तो मत करो, रहने दो। चल हो गया साक्षी, सारे 5 ईयर प्लान्स, खाली लाइन से ईयर बोल दे, बोल, अबे बिना देखे बोलना है। हो गया पढ़ के।
चल बोल। 51 to 56, 56 to 61, 66. Hey, चुप रहे। 79। तो गिनना कितना हुआ? रहने दे तू। 80 to 85 है फिर हो गया। बोल। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? कब तक? तब तक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर 544। उसके उसमें देखो ड्रॉबैक्स है कि देखो इंडिया में एग्रीकल्चरल फेल क्यों हुआ, और क्यों इंडिया का एग्रीकल्चर काफी साल से फेल हुआ था। उसका रीजन देखो, पहला सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी। उसमें देखो क्या लिखा है कि the first 5-year plan wisely gave the priority to the agriculture, but the second 5-year plan failed to give agricultural proper place. It appears the success of the first 5-year plan, which was the primarily due to the series of the favorable monsoon, created a sense of self complacency. मतलब अपने यहाँ पे कैसा था पता है, बारिश के ऊपर डिपेंड करता था एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट 5-year प्लान हमने बनाया ना, उसमें देखो फर्स्ट 5-year प्लान अपना सक्सेसफुल था, टारगेट और अचीव बराबर। अब उसमें सिचुएशन क्या हो गई, वो टारगेट और अचीव एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से सक्सेस मिला, और उस टाइम पे फर्स्ट 5-year प्लान में 51 to 56 में बारिश बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन जिधर जिधर फेल हुए ना हम 5-year प्लान्स में, उधर उधर बारिश खराब हुआ था। तो मतलब कैसा है, बारिश होएगा तो इंडिया ग्रो करेगा, बारिश नहीं होएगा तो इंडिया ग्रो नहीं करेगा। कोई भी कंट्री की ग्रोथ ऐसी अनसर्टेन चीज पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए बराबर, जबकि इंडिया में ऐसा था। दूसरा देखो कि क्विल्डिंग प्रोजेक्ट्स आर नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस। देखो अगर तुम्हारे खेत में गेहूं उगाते हो, इट विल टेक 1 ईयर, और तुम कोई फ्रूट उगाते हो जो 3 महीना लगता है, क्या उगाना बेटर है, फ्रूट की गेहूं? वाई? कम टाइम लग रहा है, मतलब मैं 3 महीने में कर रहा हूँ, मतलब मैं साल में 4 बार कर लूंगा, तो 4 बार कमाऊंगा। उधर मैं एक ही बार कर रहा हूँ और एक ही बार कमा रहे हो। तो पहले लोग है ना इतना दिमाग नहीं लगाते थे। पहले लोगों को ऐसा लगता है अरे देखो फ्रूट लोग कम करते हैं, गेहूँ ज्यादा खाते हैं, चलो मैं गेहूँ ही उगाता हूँ। अरे लेकिन फ्रूट में ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाते थे लोग। जैसे अभी बोला ना हमने, ज्यादा बच्चे तो ज्यादा इनकम, ऐसा लॉजिक था। मतलब जो पागल हो जैसा कुछ भी लॉजिक लगाते थे। सेम चीज एग्रीकल्चर में भी ऐसे लॉजिक्स बहुत चलते थे। थर्ड, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं फालतू के खर्चे। जो खर्चा जरूरत नहीं है ना, तुम वो नहीं करोगे ना तो तुम्हारा पैसा बचता है। लेकिन जो खर्चा तुम कर रहे हो जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो पैसा उड़ाना। जैसे तुम देखो घर वालों को ऐसा बोलोगे ना आईफोन 14 दिलाओ ना, नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उनके लिए फ़ोन का मतलब फ़ोन आ रहा है जा रहा है, तुम्हारा व्हाट्सएप पे काम हो रहा है, बस हो गया ना, और क्या ज़रूरत है। और वो लोग तुमको कभी फ़ोन नहीं देंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये खर्चा कैसा है, फालतू का खर्चा है बराबर। देन इनएडिक्वेट प्रोविजंस फॉर द रूरल क्रेडिट। मैक्सिमम एग्रीकल्चर किधर चलता है, गाँव में। और गाँव में है ना, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कोई बैंक या ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनको लोन दे सके। ऑब्वियसली यार फेलर तो होना ही है। तीसरा, नो प्रोविजंस फॉर द एग्रीकल्चरल इनपुट।
एग्रीकल्चरल इनपुट का मतलब पहले के ज़माने में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होते थे, उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में ज़्यादा नहीं होता था। तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन नहीं था तो इंडिया में इतना चलता नहीं था एग्रीकल्चर। न्यू फार्मिंग टेक्निक नॉट एनफोर्स। आज भी तुम गांव में देखोगे ना, वो अगर खेत को खुदाई करना है ना, तो लोग गाय और बैल को यूज़ करते हैं, जबकि लोग ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर से ज़्यादा स्पीड में होएगा, गाय बैल से उतना ही टाइम लगेगा। तो नई टेक्नोलॉजी इंडिया आज भी अडॉप्ट नहीं कर रहा है। आज भी इंडिया में फार्मर क्या कर रहा है, प्लांट्स को पानी डालने के लिए या दवाई डालने के लिए वॉक करके डालता है, जबकि अब तो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। बराबर, वो सब चीज़ें तो नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। देन लैक ऑफ सूटेबल प्राइस पॉलिसी। काफ़ी टाइम फार्मर्स ये एक्सपीरियंस करता है कि उसने जितने में बनाया है ना, उसको उतना प्राइस भी मार्केट से नहीं मिलता है, तो उसके लिए तो लॉस मेकिंग डील हो गई। देन मोरल निगलेक्टेड। आजकल देखो धीरे धीरे चीज़ें कैसी हो रही है। एक जनरेशन था जहाँ पे लोग है ना, कोई भी काम कुछ भी कर लेते थे। धीरे धीरे देखो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अभी जैसे समझो तुम्हारे मॉम डैड अगर फार्मर्स है, ठीक है, इफ दे आर फार्मर्स, तो उनको पता है कि फार्मर की लाइफ कैसी कॉम्प्लिकेटेड है, इनकम कितना फ्लक्चुएटिंग है, तो तुमको फार्मर नहीं बनने देंगे। वो तुमको क्या बोलेंगे, तू पढ़ाई कर ले, प्रोफेशनल डिग्री ले, तेरा भला होएगा। तो बंदा फार्मर है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया, वो सपोज CS बन गया और LLB बन गया, तो वो प्रोफेशनली पैसा कमा रहा है। तो फार्मर्स धीरे 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 इंडिया में कम होते जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी बंदा CA करके फार्मर नहीं बनेगा कि नहीं नहीं मेरा बाप दादा फार्मर था, मैं भी फार्मर ही बनूंगा। हाँ, ऐसा करने वाले लोग बहुत कम है। जैसे मेरे फ्लोर पे एक अंकल रहते हैं, उसका तुम लाइफ देखोगे ना, क्या मतलब मस्त है यार। उसने क्या किया पता है, उसका जॉब था, हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करते हैं, बच्चे कोई है नहीं, और घर में खाली मॉम है। डैड एक्सपायर हो गए उसके। वो होएगा अराउंड 40-42 एज होएगा उस अंकल का, मतलब वो पर्सन का। उसने क्या किया, उसने लियान साइड में एक फार्म हाउस खरीदा है बहुत बड़ा, ठीक है, फार्म हाउस खरीदा। अब ये क्या करता है पता है, उसको ना जॉब में कंटाल आता है, क्योंकि वो इतना पैसा कमा के बैठा है ना। वो मेरे को ऐसा बोलता है, अब मैं कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी मेरा महीने का 50,000 इनकम फिक्स है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट आता है, शेयर मार्केट का इंटरेस्ट रिटर्न्स आता है, पता है मैं महीने का 50,000 कमा लेगा, तो और कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वाइफ है ना जॉब कर रही है, उसकी वाइफ बैंक में अच्छी पोस्ट पे है। तो उसने उसकी बीवी को क्या बोला, तेरे को काम करना है कर, मेरे को कंटाल आ रहा है जॉब में, मैं नहीं करेगा। अब वो बंदा करता क्या पता है, वो अपनी मॉम को लेके फार्म हाउस चला गया रहने। उसकी बीवी इधर अकेली रहती है, वो सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो वो उधर जाती है। वो उधर करता क्या पता है, खेती बाड़ी फार्म हाउस में, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाता है और खुद खाता है, वो बेचता भी नहीं है। सोचो, उसको मज़ा आता है वो काम करने में, मतलब कितना सुकून लगता है मेरे को। बोले नेचर में काम करो, और उसका जो फार्म हाउस है ना, इतना मस्त है ना, वो मेरे को फोटो दिखा था, स्विमिंग पूल है, बड़ा फार्म हाउस है, पीछे गार्डन है, बहुत बड़ा खेत है, मतलब मैं उसमें काम करता हूँ, मज़ा आता है मेरे को, शांति है मेरे को। वो कॉरपोरेट में लाइफ में वही 12-16 घंटे जॉब करके गाली खाओ, ट्रेन के धक्के खाओ, मेरे को वो सब नहीं करना है। तो आज उसको जो जो चीज़ चाहिए ना, वो सब अपने फार्म में ही उगा लेता है। बोलता है आजकल तुम मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हो ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब केमिकल्स से बनाए हुए हैं, प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब मेरे फार्म में मैं प्योर ऑर्गेनिक बनाता हूँ, कि केमिकल यूज़ नहीं होता है। उसको उस चीज़ का नॉलेज है उतना। तो आज भाई साहब वही करता है, बेचता नहीं है, वो खुद ही बना के खुद ही खाता है, या अपने फैमिली बस ज़्यादा हो गया तो फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को दे देता है, बट वो भी फ्री में। हाँ तो बट बाकी जो रिलेटिव होएगा उसको दे देगा। हाँ हाँ, मस्त लाइफ है ना। पता है हेल्दी खाना खाने का, कच्चर पट्टी एकदम एकदम सुकून वाला जिंदगी है। और इधर भी जो घर है ना, इधर भी उसका घर 3 BHK का घर है। तो वो तो अपनी बीवी को ऐसा बोलता है, क्या 3 BHK में तू अकेली रहेगी, 1 BHK ले ले, क्योंकि मैं तो आएगा ही नहीं अभी इधर, मेरे को तो मुंबई में रहना ही नहीं है, मुंबई तो बहुत बेकार है। तो उधर ही रहता है अपने फार्म हाउस में।
सुबह उठेगा, पूल में जाएगा, नाश्ता वाश्ता करेगा मस्त एकदम, फिर खेत में जाएगा, वापस शाम को पूल में जाएगा, रात को मम्मी के साथ बैठ के मस्त टीवी देखेगा, है ना। बट उसने वो एज में बहुत घिसा के मेहनत किया है, पैसा जमा किया है, तब आज वो पीसफुली जी रहा है। बोलते आज मैं कुछ भी नहीं, हाँ, और ना कोई बच्चे, बोलते मैं आज कुछ भी नहीं करेगा ना, मैं 50,000 तो कमा ही रहा हूँ, मैं मेरी बीवी और मेरी मम्मी, मैं 3 जन का खर्चा 50,000 में तो निकाल लूँगा, मेरे को इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। और तो बीवी कमा रही है, उसका तो सैलरी भी इतना मस्त है, और उसको जॉब में मज़ा आता है, उसको करने दो, मेरे को नहीं करना है। बीवी उससे ज़्यादा कमा रही है, बट होता है पागल से मैं, मेरी लाइफ सुकून है। ऐसा काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक प्लानिंग। इंडिया में है ना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, इसको कभी सीरियसली हम लोग ने लिया ही नहीं है, एग्रीकल्चर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसकी वजह से प्लानिंग भी सभी ढंग की नहीं बनी। एंड डिले इन लैंड रिफॉर्म्स, देखो ये बहुत लेट किया गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करने में। व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, जैसे समझो हम 5 है ना फार्मर है, मेरे पास है ना 25 लैंड है, मैं अकेला कितने लैंड में एग्रीकल्चर करने भागेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 2-3 गिन लो, मेरे पास कितने लैंड है, 25। सपोज ये भी एक फार्मर है, बट ये फार्मर ऐसे है इसके पास एक भी लैंड नहीं है, हो सकते हैं ऐसे भी फार्मर्स जिसके पास लैंड नहीं है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास 25 है, मैं यूज़ कर रहा हूँ 3, 22 लैंड सड़ रहे हैं खाली, जिसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, और फार्मर्स फुकड़ भी बैठा है जिसके पास कोई लैंड नहीं है। मतलब मेरा लैंड अगर इसको मिलता तो इसका भला नहीं हो जाता। बाद में गवर्नमेंट ने ना लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया और उसमें रूल बना दिया कि एक फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लैंड अपने पास रखेगा, इसके ऊपर जो भी लैंड है उसको, उसके पास उसको सब बेचने पड़ेंगे, बराबर। तो ज़बरदस्ती लैंड बिकवा दिया। अच्छा ही है ना, फालतू में लैंड जमा कर रहे हो ना, खुद यूज़ कर रहे हो ना दूसरों को यूज़ करने दे रहे हो। तो सोचो मेरे 22 लैंड खाली पड़े हैं, वो 22 लैंड में कुछ ना कुछ बन जाता ना, तो एटलीस्ट इंडिया में उतनी चीज़ तो बनती। लेकिन आज मेरी वजह से नहीं बन रहा है क्योंकि मैं लैंड किसी को दे नहीं रहा हूँ, फार्मर फुकट बैठा है क्योंकि उसके पास कोई लैंड नहीं है। तो ये सब एक्ट इंडिया में आए, बट इसको लाने में इंडिया ने बहुत लेट किया, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ।